ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है लो प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स। देखिए लो प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स जो हैं वो आते हैं, दे कम अंडर कार्डियो पल्मोनरी बेरो रिसेप्टर्स, ठीक है ना। कार्डियो पल्मोनरी बेरो रिसेप्टर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 वो बेरो रिसेप्टर्स जो एट्रियल वॉल में होते हैं, वो बेरो रिसेप्टर्स जो पल्मोनरी आर्टीरियल के वॉल में होते हैं, और वो बेरो रिसेप्टर्स जो कहाँ होते हैं, वेंट्रिकल्स में, ठीक है ना। तो इनको लो प्रेशर बेरो रिसेप्टर नहीं, देखें अब इनमें से जो आर्टीरियल वॉल में और जो पल्मोनरी आर्टीरियल वॉल में जो बेरो रिसेप्टर्स होते हैं, इनको हम लो प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लो प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स हैं ये अगर हैं तो हाई प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स भी होंगे कोई ना कोई, तो ठीक है ना। तो हाई प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स जो हैं ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। हाई प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स कौन कौन से हो गए, वो बेरो रिसेप्टर्स जो कैरोटिड साइनस में होते हैं, और वो बेरो रिसेप्टर्स जो एओर्टिक आर्च में होते हैं, ठीक है ना। याद रखें जो हाई प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स आर ए काइंड ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स और आल्सो दे आर मैकेनो रिसेप्टर्स, ठीक है ना। इसी तरह जो लो प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स भी हैं ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी हैं, ये टाइप ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं और आल्सो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब इनको लो क्यों कहते हैं, प्रेशर के क्यों कहते हैं, इनको हाई प्रेशर क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखें ये जो होते हैं ये आर्टीरियल साइड पे होते हैं, कौन से, ये जो हाई प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स होते हैं ये आर्टीरियल साइड, देखो कैरोटिड आर्टरी में ये होते हैं जहाँ पे प्रेशर हाई होता है। एओर्टिक आर्च में देखो तो प्रेशर बहुत हाई होता है, इसलिए ये हाई प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। और जो लो प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स देखें एट्रियल वॉल में बहुत वेरी 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 लेस प्रेशर होता है, इसी तरह पल्मोनरी आर्टरी वॉल में वेरी 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 लेस प्रेशर होता है, इसीलिए इनको लेस प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स कहते हैं। या और ये वेनस साइड पे होते हैं और ये आर्टीरियल साइड पे होते हैं। अब देखें जो ये हाई प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स हैं दीज आर स्टिमुलेटेड बाय ब्लड प्रेशर, हमारा जो ब्लड प्रेशर इनको स्टिमुलेट करता है, और दीज आर नॉट स्टिमुलेटेड बाय ब्लड प्रेशर। जो लो प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स हैं इनको ब्लड प्रेशर इफेक्ट नहीं करता, ठीक है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो हाई प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स हैं, हाई प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स वो होते हैं हाई प्रेशर जोन्स में, कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्च में ये होते हैं, ठीक है ना। और ये स्टिमुलेटेड कौन, इनको एक्टिवेट कौन करता है, ब्लड प्रेशर, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इनको एक्टिवेट करता है। और जो लो प्रेशर जो बेरो रिसेप्टर्स हैं ये होते हैं एट्रियल वॉल में और पल्मोनरी आर्टरी वॉल में, और लेस प्रेशर जोन में यानी वेनस साइड पे होते हैं। और इनको स्टिमुलेट करने वाला क्या चीज़ है, इनको स्टिमुलेट ब्लड प्रेशर नहीं करता, इनको स्टिमुलेट करता है स्ट्रेच, इनको स्टिमुलेट करती है स्ट्रेच, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि ये स्टिमुलेट कौन करता है, इनको स्ट्रेच की वजह से ये स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखें क्योंकि ये लो प्रेशर यानी कि वेनस साइड पे ये होते हैं, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये बेरो रिसेप्टर्स, लो प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स, क्योंकि ये वेनस साइड पे होते हैं तो ये डिटेक्ट क्या करते हैं, प्रेशर को ये डिटेक्ट नहीं करते, प्रेशर की वजह से ये डिटेक्ट नहीं, बल्कि रादर दे डिटेक्ट क्या वॉल्यूम को ये डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो याद रखें कि लो प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड बाय स्ट्रेच, और स्ट्रेच कौन करता है, अगर जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो स्ट्रेच होगा, और वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब कभी भी वेनस रिटर्न बढ़ेगा टू द हार्ट, तो ये वेनस रिटर्न की वजह से प्रेशर बढ़ेगा एट्रियल वॉल पे, जिसकी वजह से लो प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स स्ट्रेच होंगे और ये स्टिमुलेट होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये दोनों के लिए ये बात है, एट्रियल वॉल के रिसेप्टर्स और पल्मोनरी आर्टरी वॉल के रिसेप्टर्स भी यही, वेनस रिटर्न, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम फिर स्ट्रेच बढ़ेगी और ये स्टिमुलेट होंगे, एक्टिवेट होंगे, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, मोर एंड मोर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन एट्रियल वॉल एज कम्पेयर टू पल्मोनरी आर्टरी वॉल, ठीक है ना। इसीलिए आपसे अगर कोई पूछे कि मेन साइट ऑफ बेरो रिसेप्टर्स, लो प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स कौन सी है, तो आपने प्रेफर एट्रियल वॉल पे करना है, ना कि पल्मोनरी आर्टरी वॉल पे। होते यहाँ भी हैं लेकिन मेन साइड ये है, ठीक है।
ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि एट्रियल वॉल में हमने कहा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हैं, तो हम ये देखते हैं कि लोकेशन कौन क्या होती है लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर्स की। तो सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं राइट एट्रियल वॉल पे, उसके बाद फिर लेफ़्ट एट्रियल वॉल पे, और उसके बाद फिर पल्मोनरी आर्टियल वॉल पे पाए जाते हैं। ठीक है ना। अगर ये आपसे पूछें कि क्या पूछेंगे कि स्पेसिफिकली इनसाइड द एट्रियम ये होते कहाँ हैं, तो आपने कहना है कि ये वीनो एट्रियल जंक्शन में ये पाए जाते हैं। ठीक है ना। ये स्पेसिफिकली इनसाइड द एट्रियम पूछे, वीनो एट्रियल जंक्शन में पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब वीनो एट्रियल जंक्शन राइट एट्रियम के लिए वीनो एट्रियल जंक्शन कौन सा होगा, जहां वेना केवा इंटर होती है, और लेफ्ट एट्रियम के लिए वीनो एट्रियल जंक्शन कौन सा होगा, जहां पल्मोनरी वेन्स आके इंटर होती हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। अब हमने क्या कहा कि जो लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर्स हैं ये स्टिमुलेट होते हैं, वेनस रिटर्न बढ़ जाए या स्ट्रेच बढ़ जाए बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड वॉल्यूम। तो ये देखें फॉर एग्जांपल एक वैसा पेशेंट है जिसकी कंजेस्टिव कार्डियक हार्ट फेलियर हो रही है, तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज वॉल्यूम होता है कहाँ, इन राइट एट्रियम में। जब राइट एट्रियम में वॉल्यूम होता है तो स्ट्रेच बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्टिमुलेट कौन होता है, लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर्स। ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखें डिपेंडिंग ऑन द एक्टिवेशन, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द एक्टिवेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर्स। ठीक है ना। टाइप ए लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर, टाइप बी लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर। टाइप ए जो है ना वो एक्टिवेट होते हैं ड्यूरिंग सिस्टली में, टाइप बी जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं ड्यूरिंग डायस्टली में। ठीक है ना, बी इन डायस्टली। अब देखें अगर आप एट्रियल प्रेशर चेंज देखें ना, एट्रिया के प्रेशर चेंज देखें तो एट्रिया का प्रेशर चेंज इस तरह की वेव देता है, देखें इस तरह की वेव देता है, और ये वेव, इस वेव को क्या कहते हैं, जेवीपी। ठीक है ना। इसमें ये देखें ये ए वेव है। ठीक है ना। ठीक है ना। अब ये देखें ये ए का मतलब ये होता है कि ये जो है ना ये पीक ऑफ द प्रेशर है ड्यूरिंग एट्रियल कंट्रैक्शन, यानी कि एट्रियल सिस्टली का पीक ऑफ द प्रेशर है ये ए। ठीक है, डिनोट करता है। ठीक है। ठीक है ना। तो जब भी जो कंट्रैक्शन जो है पीक पे जाए ड्यूरिंग एट्रियल कंट्रैक्शन की, तो ये पॉइंट होता है जहाँ पे टाइप ए रिसेप्टर्स विल बी स्टिमुलेट एक्टिवेटेड। ठीक है। ठीक है ना। तो ये देखें इस पॉइंट पे प्रेशर पीक हो रहा है, ये कौन सी पोजीशन है, एट्रियल कंट्रैक्शन में ये प्रेशर पीक हो रहा है, इस जगह में टाइप ए रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड। ठीक है। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन ये है कि या फिर फ़र्ज़ करें कि एट्रिया कंट्रैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन ड्यू टू वेनस रिटर्न की वजह से एट्रिया का प्रेशर बढ़ रहा है, राइज होकर ये जो पॉइंट है इसको वी वेव बोलते हैं। इस पॉइंट पे टाइप बी जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है ना, बैरोरिसेप्टर्स। ठीक है। तो इस जगह में तो एट्रिया कंट्रैक्ट हो रहा है जिसकी वजह से प्रेशर पीक हो रहा है, जबकि इस जगह में एट्रिया कंट्रैक्ट नहीं हो रहा है बल्कि फ्लूइड बाहर से, ब्लड बाहर से आ रहा है और वेनस रिटर्न हो रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेच बढ़ जाता है और टाइप बी रिसेप्टर्स, टाइप बी बैरो रिसेप्टर्स यहाँ पे ठीक है ना स्टिमुलेट होते हैं। सही है ना। ठीक है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि टाइप ए रिसेप्टर्स आर ड्यूरिंग सिस्टली यानी कंट्रैक्शन में, टाइप बी रिसेप्टर्स आर जब रिलैक्स हो रहा है बाहर से वेनस रिटर्न आ रहा है, यानी कि ड्यूरिंग डायस्टली एक्टिवेट होते हैं। ठीक है ना। तो ये तो थी लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन। अब हम आगे पढ़ेंगे कि फॉर एग्जांपल ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो होता क्या है, क्या क्या होता है। ठीक है ना। ठीक है ना, यानी कि रिस्पांस क्या होगा स्ट्रेच रिसेप्टर की एक्टिवेशन की वजह से। ठीक है ना। अब देखें जैसे ही कोई भी स्ट्रेच हो, कंट्रैक्शन हो या फिर वॉल्यूम वेनस रिटर्न की वजह से जो भी रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हों, ठीक है ना, तो वो जो लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर्स हैं वो उनका रिस्पांस ये होता है कि ये देखें सबसे पहले वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स को, ये हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद नंबर 2 ये इनहिबिट करते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस को। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, ये एडीएच सिक्रेशन डिक्रीज़ होती है। ठीक है। ठीक है ना। उसके बाद देखें इनहिबिशन होती है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, जब इसकी इनहिबिशन होती है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस की, एडीएच सिक्रेशन कम होती जाती है। ठीक है, याद रखें ये इनहिबिशन थ्रू अनमाइलिनेटेड फाइबर्स ऑफ क्रेनियल नर्व नंबर 10, ठीक है ना, के थ्रू होती है। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 जो होता है ना, जब लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर्स किसी भी रीज़न की वजह से या इससे ठीक है जब स्टिमुलेट होते हैं तो होता है देयर इज इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ये एक पेप्टाइड है। ठीक है, और ये एट्रियल मायोसाइट से रिलीज होता है। तो ये 3 रिस्पॉन्सेस हैं, इनको हमने A B S, ठीक है ना,
सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस की इनहिबिशन, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स और एट्रियल नाइट्रोट्रिक पेप्टाइड, ये निमोनिक मैंने लिखा है इसका, ठीक है। देखिए, तो जब भी फॉर एग्जांपल अब एक ऐसी कंडीशन ले लें जिसमें हम इंक्रीज़ करते हैं किसको, ECF को। देखिए, फॉर कोई भी किसी भी कंडीशन, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को कार्डियक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ पड़ा है, ठीक है। अगर उसका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो ECF रेज होगा। जब ECF रेज होगा ना, तो ANP सिक्रीशन वो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेच बढ़ जाएगा एट्रियल वॉल पे, ठीक है। और ADH की सिक्रीशन कम हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि हमने कहा था ना कि ये ABS का निमोनिक याद रखें, ठीक है ना। तो हमने कहा था कि ADH जो है, ये देखें पीछे, जब भी प्रेशर बेरोरिसेप्टर्स अगर स्टिमुलेट एक्टिवेट होते हैं तो 3 काम होते हैं। A फॉर ANP की सिक्रेशन हाई होती है, B से ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है, और S से सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस वो है ना इनहिबिट होता है, जिसकी वजह से ADH कम हो जाता है। ये कहा था ना हमने, ठीक है ना। तो इसी तरह इधर भी यही सिचुएशन होगी। तो जब भी ACF बढ़ जाता है, क्या होता है, वेनस रिटर्न बढ़ जाता है, ठीक है ना। और जब वेनस रिटर्न बढ़ता है तो ये ठीक है ना, लो प्रेशर बेरोरिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर इन दोनों के साथ ये होगा, और फिर क्या होगा, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स भी एक्टिवेट होगा। देखिए, हमने ANP पढ़ा, एक और होता है, उसको हम BNP कहते हैं। BNP ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक, ये भी एक पेप्टाइड है, ठीक है। ये सबसे पहले ब्रेन में डिस्कवर किया गया था, ठीक है ना। तो याद रखें BNP और ANP, ठीक है। BNP फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेट कहाँ किया गया था, ब्रेन में, ठीक है। लेकिन ये रिलीज़ कहाँ से होता है, ये भी मायोसाइट्स से रिलीज़ होता है, लेकिन कौन से मायोसाइट्स, वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स। ANP कहाँ से, ये भी मायोसाइट्स से रिलीज़ होता है, लेकिन कौन से, एट्रियल मायोसाइट्स। ये तो इनका सोर्स था, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, BNP और ANP का। तो ये देखें, BNP और ANP ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं ENaC चैनल्स, ठीक है ना, ENaC चैनल्स एट द लेवल ऑफ कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन। जब ये इनहिबिट होते हैं तो फिर इनहिबिशन ऑफ सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोयूरिसिस हो जाती है, यानी कि यूरिन जो होता है, यूरिन में ना सोडियम रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। एक तो ये है। दूसरा है कि ये वेजोडाइलेटरी इफेक्ट्स होते हैं इनके। जब वेजोडाइलेशन ये करते हैं ना, तो जब भी वेजोडाइलेशन होती है, आपको पता है, ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि BNP और ANP ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को भी कम करते हैं वेजोडाइलेशन करा के, ठीक है। उसके बाद डायलिटेशन ऑफ द अफरेंट आर्टेरियोल्स होती है। देखें, ये भी एक MCQ है, ये भी एक MCQ है। अगर डायलिटेशन ऑफ अफरेंट आर्टेरियोल्स होना तो GFR बढ़ जाता है, ठीक है ना। और अगर वेजोडाइलेशन हो ओवरऑल तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, ठीक है। अब ये MCQ करते हैं। देखें कि लो प्रेशर बेरोरिसेप्टर दैट प्ले मिनिमल रोल इन आर्टेरियल प्रेशर changes but respond due to volume changes are located in, ये हमने निमोनिक सॉरी ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम में ये होते हैं, और पल्मोनरी जो है वे आर्टरीज में होते हैं। तो आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव है इसमें, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखें कि जो लो प्रेशर बेरोरिसेप्टर्स हैं वो न सिर्फ एट्रियल वॉल का मतलब ये है कि ये राइट एट्रियल वॉल और लेफ्ट एट्रियल वॉल दोनों पे ये होते हैं, साथ साथ पल्मोनरी आर्टीरियल वॉल में भी ये होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट MCQ देखें कि वॉल्यूम रिसेप्टर्स आर, इसका फिर मुख्तलिफ ऑप्शन है। देखें, वॉल्यूम रिसेप्टर्स असल में लो प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो ये आंसर है हमारा B, ठीक है। इट इज दे आर स्टिमुलेटेड बाय एट्रियल सिस्टली एंड डायस्टली। एट्रियल सिस्टली में टाइप A रिसेप्टर्स, हमने कहा था ना लो प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स 2 टाइप्स के, टाइप A, टाइप B। टाइप B जो है डायस्टली में, टाइप A सिस्टली में क्या होते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। अफेक्टेड बाय टोटल कार्डियोवैस्कुलर आउटपुट, ठीक है ना। तो ये टोटल कार्डिक आउटपुट वाला गलत क्यों है, वो इसलिए है कि टोटल कार्डिक आउटपुट अल्टीमेटली क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को चेंज करेगा, ठीक है ना, नॉट वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, ब्लड प्रेशर को चेंज करेगा, इसलिए ये आंसर नहीं है, ठीक है। इसी तरह स्टिमुलेट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रक्शन, ये भी पॉसिबल नहीं है। स्टिमुलेट बाय एओर्टिक प्रेशर, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एओर्टिक प्रेशर से तो फिर हाई प्रेशर बेरोरिसेप्टर्स वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर देखें, ए बैलून कैथेटर इज एडवांस फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा, यानी सुपीरियर वेना केवा से एक बैलून ऐसे डाल दिया गया है, ठीक है ना, एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। और इनटू द इंक्रीज एट्रियल प्रेशर, और जिसकी वजह से एट्रियल प्रेशर बढ़ा है by 5 millimeter of mercury. An increase in which of the following would be expected to occur in response to elevated एट्रियल प्रेशर। देखिए, प्रेशर बढ़ रहा है तो स्ट्रेच होगी ना, राइट एट्रियम पे स्ट्रेच हो रही है, स्ट्रेच की वजह से फिर वही लो प्रेशर बेरोरिसेप्टर्स
स्टिमुलेट होंगे। उसके बाद जब ये लो प्रेशर में जो वेरोरिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो हमने क्या कहा था, ABS, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड इंक्रीज होगा, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स होगा, और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस ADH डिक्रीज होगा। ठीक है ना, तो आंसर यहाँ पे एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड है। ठीक है, ठीक है ना। तो सिंपली याद रखें कि कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से राइट एट्रियम स्ट्रेच हो जाती है तो उसकी वजह से फिर आपको पता है एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड सिक्रीट होना बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड अगर आप स्ट्रेच करेंगे राइट एट्रियम को, ठीक है ना, इसी तरह किसी भी उसमें, तो ये जो तीनों है ना ये डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है ना, ये डिक्रीज हो जाएंगे, ये इंक्रीज हो जाएगा। सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, एन इंक्रीज इन एट्रियल प्रेशर रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं। ठीक है, तो एन एट्रियल प्रेशर बढ़ेगा, वही बात है, एनपी बढ़ेगा। जब एनपी बढ़ेगा तो क्या होगा, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड बढ़ जाएगा। नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, सोडियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी। ठीक है ना, देखिए बाकी चीज़ें कम हो रही हैं। ठीक है, इसमें देखो एल्डोस्टेरोन, जब जैसे ही सोडियम की एक्सक्रीशन कम होती है, ठीक है ना, ज़्यादा होती है यूरिन में, तो एल्डोस्टेरोन कम हो जाता है प्लाज्मा में। ठीक है, ठीक है ना। फिर देखें, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है ना, इसमें देखें हम अभी देखते हैं ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स क्या है। ठीक है ना, ठीक है, ये देखें कि जैसे ही हमें पता है कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि स्ट्रेच ऑफ द राइट एट्रियम हो, ठीक है ना, तो क्या होता है, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है अलॉन्ग विद अदर, हमने जो ABS भी आपको निमोनिक बताया था। ठीक है ना, देखो ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स क्या है। शुरू में हमने जब जानवरों में एक्सपेरिमेंट्स किए तो हमें पता चला था कि इन्फ्यूजन करें अगर सोडियम क्लोराइड की यानी नॉर्मल सलाइन की या फिर ब्लड की, तो हार्ट रेट बढ़ जाती है एनिमल्स की। लेटर ऑन हमें पता चला कि ह्यूमंस में भी यही सिस्टम होता है। ठीक है ना, यानी कि ब्लड में नॉर्मल सलाइन या ब्लड के इन्फ्यूजन से है टेकीकार्डिया हो जाता है ह्यूमंस को भी। तो असल में होता क्या है, जैसे ही हम ब्लड इन्फ्यूज़ करते हैं तो वेनस रिटर्न बढ़ जाता है। जब वेनस रिटर्न बढ़ जाता है तो आपको पता है कि स्ट्रेच हो जाती है एट्रियम की, और फिर स्टिमुलेट कौन होता है, लो प्रेशर बेरोरिसेप्टर्स एट्रियल वॉल के। ठीक है, ठीक है ना। तो देखें लो प्रेशर बेरोरिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होंगे ना, ये क्या करेंगे, ये दे कनेक्टेड होते हैं फाइबर्स के ज़रिए मेडुला के साथ। ठीक है, याद रखें, मेडुला इज़ द सेंटर फॉर द ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स, याद रखें। ठीक है, तो इसमें देखें यहाँ से फिर वेगस के थ्रू, 10 नर्व के थ्रू फाइबर्स आते हैं मेडुला को में। वेगस के कौन से फाइबर्स, अनमाइलिनेटेड फाइबर्स यानी टाइप C फाइबर्स ऑफ द वेगस के थ्रू ये सिग्नल्स आते हैं। यहाँ से फिर सिग्नल्स कहाँ जाएंगे, यहाँ से फिर मेडुला से फिर जाते हैं। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, ठीक है ना, यहाँ से फिर ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा पैरासिम्पथेटिक सिस्टम ऑफ द हार्ट को और स्टिमुलेट करेगा सिंपैथेटिक सिस्टम ऑफ द हार्ट को। ठीक है ना, तो याद रखें सिर्फ और सिर्फ लोकलाइज होता है ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स टू द हार्ट। ठीक है ना, नॉट ऑल द बॉडी, सिर्फ और सिर्फ हार्ट से इसका ताल्लुक होता है। ठीक है, तो जब सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट का एक्टिव हो जाता है तो फिर हार्ट रेट बढ़ेगा तो सही। ठीक है ना, तो ये ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो अगेन याद रखें कि ये जो रिफ्लेक्स है ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट के लेवल पे होता है, यानी कि पेरिफेरल वेस्कुलेचर वगैरह में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है ना, तो ठीक है ना, क्या बना कि फिर क्या होगा, टेकीकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, किसकी वजह से, इन्फ्यूजन ऑफ द सोडियम क्लोराइड नॉर्मल सलाइन या फिर ब्लड की वजह से। तो इसको कहते हैं हम ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स, जिसका सेंटर क्या होता है, मेडुला। इसके अफरेंट्स कौन से होते हैं, इसके अफरेंट्स होते हैं वेगस। ठीक है, जिसके अनमाइलिनेटेड फाइबर्स या C फाइबर्स, और इसके एफरेंट्स मेनली पैरासिम्पैथेटिक और साथ साथ में सिंपैथेटिक फाइबर्स भी होते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। ठीक है, ठीक है ना। अभी हम एक और फिनोमिना के बारे में बात करते हैं जो कि ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स के साथ जिसका ताल्लुक है। देखें, जब भी हम कोई डीप इंस्पिरेशन कर लेते हैं, ठीक है ना, लंबी सांस अंदर, ठीक है, तो होता क्या है कि हमारा जो इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है वो मोर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है ना, इंट्राप्लूरल प्रेशर मोर नेगेटिव हो जाता है, और होता क्या है कि इनके वेनस रिटर्न जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, जब वेनस रिटर्न बढ़ जाता है तो फिर आपको पता है वही स्ट्रेच हो जाती है एट्रियल जो रिसेप्टर्स हैं, लो प्रेशर रिसेप्टर्स। ठीक है, जब वो स्ट्रेच होती है तो फिर ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। जब ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है तो हमने क्या कहा था पीछे, ये देखें, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स इस पूरे प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाती है, ये कहा था ना हमने। ठीक है, तो ये एक उसका रीज़न है। ठीक है, तो इसी तरह डीप एक्सपायरेशन में
फिर हार्ट रेट कम हो जाता है, ठीक है। तो इसको यानी कि हम क्या कहते हैं कि हार्ट रेट चेंजेस विथ रेस्पायरेशन, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं साइनस एरिथमिया। इस प्रोसेस को साइनस एरिथमिया कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो डीप इंस्पिरेशन में हार्ट रेट इंक्रीज, ये आप अपने साथ भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे अपनी ब्रेथ को होल्ड करें, लंबी सांस अंदर लेके रुकें और पल्स चेक करें, तो आपको वाज़े महसूस होगा कि हार्ट रेट आपकी बढ़ रही होती है, ठीक है ना। और इसी तरह डीप एक्सपायरेशन में हार्ट रेट कम होती है, ठीक है ना। डीप एक्सपायरेशन में हार्ट रेट कम क्यों होती है, वो ऐसा होता है कि इस पूरे का ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। वेनस रिटर्न कम होगा, ये स्टिमुलेट नहीं होगा, तो हार्ट रेट कम हो जाती है, ठीक है ना। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि साइनस एरिथमिया की क्या रीज़न है, तो इसमें आप क्या कहेंगे, इसमें क्या होता है, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है ना, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाती है, ठीक है। इसी तरह छोड़े आप नेक्स्ट कॉजेज़ देखें, नेक्स्ट और भी कॉजेज़ हैं साइनस एरिथमिया के, ठीक है ना। नेक्स्ट स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं लेवल एट द लेवल ऑफ लंग में, ठीक है। जब ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स एट द लेवल ऑफ लंग, वो जब हम सांस लेते हैं, ब्रोंको डायलिटेशन, यानी कि एट द लेवल ऑफ लंग मतलब ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के लेवल पे ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स जब स्टिमुलेट होते हैं ना, एक्टिवेट होते हैं, तो ये भी पैरासिम्पैथेटिक ऑफ द हार्ट ओनली को ये इफेक्ट इनहिबिट करते हैं, और जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाती है, ठीक है। और तीसरा रीज़न है हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ना, ये डायरेक्ट इसका इफेक्ट होता है ऑन पैरासिम्पैथेटिक ऑफ द हार्ट को, ये और ये इनहिबिट करता है, ठीक है ना। इट हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन कार्डियक सेंटर, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन कार्डियक सेंटर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कहीं डायग्नोसिस पे साइनस एरिथमिया कुछ पढ़ेंगे, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज़ ए फिजियोलॉजिक कंडीशन, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने उस एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू हमारा क्या था, एमसीक्यू था कि ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा कि इसका आंसर है इंजेक्शन ऑफ सलाइन इन लेफ्ट एट्रियम, ठीक है ना, ठीक है ना। तो नहीं, सॉरी, ये इंजेक्शन ऑफ सलाइन इन द, ये कैसा सवाल है, लेफ्ट एट्रियम में कोई सलाइन शूट करता है, नहीं, ठीक है ना, ये तो गलत आंसर है, ठीक है। ये भी सेरोटोनिन भी नहीं है, ठीक है। राइट एट्रियल इंगोजमेंट ये हमारा सही आंसर है, ठीक है ना। इंगोजमेंट मतलब कोई भी ब्लड वगैरह डालने से राइट एट्रियम की इंगोजमेंट हो गई है, तो वही ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स का स्टार्ट हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज वेनस प्रेशर, ये देखो ये वेनस रिटर्न नहीं है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन वेनस प्रेशर एंड वेनस रिटर्न, ठीक है, ठीक है ना। तो याद रखें इंगोजमेंट के बाद है वेनस रिटर्न, वेनस रिटर्न कह रहा हूँ, इंगोजमेंट के बाद स्ट्रेच होगी राइट एट्रियम की, जिसकी वजह से इसी स्ट्रेच की वजह से ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स इनिशिएट हो गया। और इंक्रीज वेनस रिटर्न इज़ नॉट ऑलवेज दे इंक्रीज वेनस प्रेशर की वजह से नॉट ऑलवेज ऐसा होता है कि इंक्रीज वेनस रिटर्न बढ़ जाए ना, याद रखें, ठीक है ना। तो ये याद रखें, मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए इंक्रीज इन वेनस प्रेशर इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू इंक्रीज इन वेनस रिटर्न, ठीक है ना, ठीक है ना। वो इसलिए देखें वेनस रिटर्न का मतलब, सॉरी, वेनस प्रेशर इंक्रीज का मतलब वेनस रिटर्न इंक्रीज होना नहीं होता, क्योंकि वेनस प्रेशर क्या होता है, ये असल में प्रेशर इन द वेन्स, फॉर एग्जांपल इसमें हाई वेनस प्रेशर कहेंगे तो प्रेशर इन द वेन्स हाई होगा ना, ये हाई प्रेशर में और मे नॉट इंक्रीज वेनस रिटर्न, ठीक है ना। अक्सर ये करता है, वेनस रिटर्न इंक्रीज करता है, अक्सर बार वेनस प्रेशर वेनस रिटर्न इंक्रीज करता है, लेकिन नॉट ऑलवेज, मे और मे नॉट वाली बात है। इसलिए इस जगह में हमारा एमसीक्यू जो आंसर जो है वो इंक्रीज वेनस प्रेशर नहीं है, ठीक है। हमारा आंसर है राइट एट्रियल इंगोजमेंट, ठीक है ना। अनदर एमसीक्यू देखें कि रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिकार्डिया यानी कि इंक्रीज हार्ट रेट ड्यूरिंग राइट एट्रियल डिस्टेंशन इस कौन सा है, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स, अभी हमने पढ़ा, ठीक है ना। फिर अगर नेक्स्ट एमसीक्यू हम निकाल लें इसी एमसीक्यू प्रीवियस एमसीक्यू से कि रिस्पॉन्सिबल रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिकार्डिया, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसका आंसर होगा वही ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। वाहिद है इन सब में जो टेकिकार्डिया कराता है, बाकी सारे ब्रेडिकार्डिया कराते हैं। ये देखें हार्ट रेट डिक्रीज करेंगे। कुशिंग्स रिफ्लेक्स वो क्या होता है, अगर रेज इंट्राक्रैनियल टेंशन होना तो रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया कराता है ये भी। और उसके बाद जे रिफ्लेक्स असल में जे रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, ये जे रिसेप्टर्स होते हैं जक्स्टा कैपिलरी रिसेप्टर्स एट द लेवल ऑफ एल्वुलाई के वॉल में, ठीक है। एल्वुलाई के वॉल में रिसेप्टर्स होते हैं और ये क्लोज होते हैं पल्मोनरी कैपिलरी के, ठीक है ना। ये भी जब जो होते हैं ना स्टिमुलेट तो ब्रेडिकार्डिया कराते हैं, ठीक है ना। तो वही वाहिद है जो ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स है जो टेकिकार्डिया कराता है,
ठीक है ना। देखें अब जो कुशिंग रिफ्लेक्स है ये क्या होता है, देखें जब भी इंट्राक्रैनियल टेंशन बढ़ जाए फॉर, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में सीएसएफ का प्रेशर इंक्रीज हो जाए ब्रेन का, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई ट्यूमर हो या फिर कोई सीएसएफ पाथवे का ब्लॉकेड हो, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, माइक्रोवेस्कुलेचर ऑफ द ब्रेन जो है वो कंप्रेस हो जाती है, उसकी कंप्रेशन हो जाती है। जब इसकी कंप्रेशन हो जाती है तो क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है एट द लेवल ऑफ ब्रेन। अब एट द लेवल ऑफ ब्रेन हो तो डेफिनेटली वेजोमोटर सेंटर में भी हाइपोक्सिया हो जाता है, ठीक है, एट द लेवल ऑफ वेजोमोटर सेंटर हाइपोक्सिया हो जाता है इजी ब्रेन के से अच्छा है वेजोमोटर सेंटर का दें, ठीक है। अब जब हाइपोक्सिया होता है तो इसका मतलब ये है कि हाइपर कार्बिया हो जाएगा, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब जब ये हाइपर कार्बिया हो जाता है ना तो ये मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस होता है वेजोमोटर सेंटर के लिए, मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस, ठीक है, हाइपर कार्बन डाइऑक्साइड की जब वो बढ़ जाती है, ठीक है, ठीक है ना। तो जो वेजोमोटर सेंटर है वो स्ट्रांगली स्टिमुलेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे लोकल हाइपोक्सिया है, याद रखें हाइपर कार्बिया नहीं, लोकल हाइपोक्सिया है। लोकल हाइपोक्सिया जो है वो मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस होता है वेजोमोटर सेंटर की स्टिमुलेशन के लिए, ठीक है, ठीक है ना। अब हमें पता है कि जो वेजोमोटर सेंटर होता है ये कनेक्टेड होता है किसके साथ, सिंपैथेटिक नर्व्स के साथ, कौन कौन से, थोरेको लुम्बर एरियन से जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं उनके साथ ये कनेक्टेड होता है, कौन, वेजोमोटर सेंटर, ठीक है ना, ठीक है ना। सिंपली कह सकते हैं कि वेजोमोटर सेंटर स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है, कौन से स्पाइनल कॉर्ड के साथ, थोरेको लुम्बर एरियन के स्पाइनल कॉर्ड जो कि सिंपैथेटिक फ्लो होता है जिनका, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा, स्ट्रांगली ये सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट का बीपी हाई हो जाएगा, और बीपी हाई मतलब यानी कि पेशेंट को हाइपर टेंशन हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। तो याद रखें कि कुशिंग्स रिफ्लेक्स का जो पेशेंट है वो उसको हमेशा उसको हाइपर टेंशन हुआ होगा, आप देखेंगे, सही है ना। तो ये एक माइलस्टोन है, ठीक है ना। तो सिंपल लफ्ज़ों में क्या है, कुशिंग रिफ्लेक्स इंक्रीज इंट्राक्रैनियल टेंशन की वजह से क्या होता है, वेजोमोटर सेंटर की ओवर स्टिमुलेशन की वजह से सेशन हो जाती है, और उसके बाद पेशेंट को क्या होता है, हाइपर टेंशन हो जाती है, ये कुशिंग रिफ्लेक्स है, ठीक है, ठीक है ना। अब जब इस पेशेंट का हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इसको क्या होता है, ये स्टिमुलेट करता है जो है ना बेरो रिसेप्टर्स को, ठीक है, BR लिख दें, बेरो रिसेप्टर्स, ठीक है, कौन से बेरो रिसेप्टर्स, हाई प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स को ये स्टिमुलेट करता है। और हाई प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, कैरोटिड साइनस वाले बेरो रिसेप्टर्स और एओर्टिक साइनस वाले बेरो रिसेप्टर्स। जब भी हाई प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं, याद रखें दो काम करते हैं, एक ये वेजो मोटर सेंटर को इनहिबिट करते हैं और दूसरा स्टिमुलेट करते हैं कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर को, ठीक है ना, ठीक है ना। तो दो चीज़ें हैं, हाई प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स दो काम करते हैं, वेजोमोटर सेंटर को इनहिबिट करते हैं और कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं। याद रखें वेजोमोटर सेंटर हमने क्या कहा था, ये कनेक्टेड विद, इट इज़ कनेक्टेड विद सिंपैथेटिक आउटफ्लो, ठीक है, जबकि कार्डियक इनहिबिटरी ये पैरासिम्पैथेटिक के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये पैरा सिंपैथेटिक के साथ कनेक्टेड होता है। अब इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, देखिए बेरोसेप्टर ये जब स्टिमुलेट होते हैं ये इनहिबिट करते हैं वेजोमोटर सेंटर को जो कि सिंपैथेटिक के साथ कनेक्टेड होता है, और इसी तरह कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर को ये स्टिमुलेट करते हैं जो कि कनेक्टेड होता है पैरा सिंपैथेटिक के साथ, ठीक है ना। तो ये देखिए बेरो रिसेप्टर दो चीज़ें कराता है, देखिए हमने क्लोजली देखते हैं, ये दो चीज़ें करा सकता है, ये देखें इनहिबिट कर सकता है वेजोमोटर सेंटर को और स्टिमुलेट करता है कर सकता है कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर को। लेकिन इस सिचुएशन में जब इंक्रीज आईसीटी है, वेजोमोटर सेंटर हाईली एक्टिवेटेड है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो इज शूटिंग, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई है, इस कंडीशन में कुशिंग रिफ्लेक्स की इसके सेटअप में हाई प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स वेजोमोटर सेंटर को इनहिबिट नहीं कर पाते, ठीक है ना, नहीं कर पाते, क्योंकि देखें ना ये जो पोटेंट स्टिमुलेंट हाइपोक्सिया है जिसकी वजह से वेजोमोटर सेंटर स्टिमुलेटेड हाईली स्टिमुलेटेड है, इसीलिए तो मैंने इधर प्लस लगाए हैं, तो इनको ये इनहिबिट नहीं कर पाता, जबकि ये इनहिबिट स्टिमुलेट करता है कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर को जो कि पैरासिम्पैथेटिक है। जब इसको इनहिबिट स्टिमुलेट करता है ना पैरासिम्पैथेटिक को, तो ब्रेडी कार्डिया हो जाता है पेशेंट को, ठीक है, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, देयर इज़ डिक्रीज हार्ट रेट अलॉन्ग विथ इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, ये देखें तो ये सिचुएशन है, सही है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हाई प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स वेजोमोटर सेंटर को इस सेटअप में हाइपोक्सिया के सेटअप में इनहिबिट नहीं कर पाते, ठीक है, जबकि इसको स्टिमुलेट ज़रूर करते हैं जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होने के बावजूद हार्ट रेट लो हो जाता है, ठीक है।
ठीक है ना। तो अब उस हिसाब से कुशिंग्स ट्राइएड कौन से हो। कुशिंग्स में देखो तो एक तो हार्ट जो ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है, एक हो गया। अच्छा, दूसरा जो इसका है वो हार्ट रेट डिक्रीज होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। अब तीसरा फीचर इसके तीन, कुशिंग्स ट्राइएड बोलते हैं ना, कुशिंग्स ट्राइड में 3 फीचर्स हैं। एक ये हो गया हाई ब्लड प्रेशर और एक ये हो गया लो हार्ट रेट। लेकिन तीसरा भी एक फीचर होता है, देखें जब भी इधर लिखते हैं, जब भी इंट्राक्रैनियल टेंशन रेज होती है ना, तो ये एक और काम भी होता है, वो ये होता है कि रेस्पायरेटरी जो सेंटर होता है ना, रेस्पायरेटरी सेंटर की कंप्रेशन हो जाती है मेडुला में, ठीक है, कंप्रेशन हो जाती है। जब कंप्रेशन होती है ना, क्या होता है, इरेगुलर ब्रीथिंग होती है, ठीक है। तो ये तीसरा जो है ना, तीसरा जो कुशिंग स्ट्राइड का तीसरा जो कंपोनेंट है वो इरेगुलर ब्रीदिंग है, ठीक है ना। कौन कौन से हुए, हाइपरटेंशन, डिक्रीज हार्ट रेट, ब्रेडिकार्डिया और इरेगुलर ब्रीथिंग, ठीक है। तो ये कुशिंग स्ट्राइड कहते हैं इसको हम, ठीक है ना। देखिए आप यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि देखिए सर वेजोमोटर सेंटर स्टिमुलेट हो रहा है स्ट्रांगली, तो हार्ट रेट बढ़ क्यों नहीं रहा। तो ये एक वैलिड क्वेश्चन है। देखिए याद रखें कि जो वही आपको क्वेश्चन है कि सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेटेड, वाई हार्ट रेट इज़ नॉट इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो होता क्या है कि हार्ट रेट जो होता है ना, मेनली इज़ रेगुलेटेड एट द लेवल ऑफ एस ए नोड एंड ए वी नोड, और ये एट्रियम में होते हैं, ठीक है ना, एट्रियम में होता है। और एट्रियम जो होता है ना, मेनली अंडर द कंट्रोल ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ही कंट्रोल करता है एसए नोड एवी नोड को और थ्रू हार्ट रेट को भी, ठीक है। जबकि सिंपैथेटिक जो सिस्टम है ना, सिंपैथेटिक सिस्टम एट्रियम के लेवल पे भी थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है इसका, लेकिन मेन कंट्रोल होता है, मेन एक्शन होता है इसका वेंट्रिकुलर जो है ना, वेंट्रिकुलर मसल्स के लेवल पे, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्टिलिटी के लेवल पे, ठीक है ना। तो हार्ट रेट पे इसका इतना इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इस केस में हार्ट रेट स्टिमुलेट नहीं होगा, जबकि वेंट्रिकुलर कंट्रैक्टिलिटी जो है, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम वेरी हाईली स्टिमुलेटेड है यहाँ पे, तो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी, स्टिमुलेट हो जाएगी, ठीक है ना। और इसी वेंट्रिकुलर कंट्रैक्टिलिटी की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, सही है, ठीक है ना। तो जो जे रिसेप्टर रिफ्लेक्स देखते हैं अभी, जे रिसेप्टर रिफ्लेक्स देखें, फॉर एग्जांपल ये एल्वुलाई है, ये कैपिलरी है, जे मतलब जक्स्टा कैपिलरी। तो जक्स्टा कैपिलरी के लेवल पे ये जो देखें, ये कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, इनको जे रिसेप्टर्स कहते हैं। ये एल्वुलाई है, ये कैपिलरी है, ठीक है। देखें इसका रूल ये है कि नन ऑफ द फिजियोलॉजिक स्टिमुलस कैन एक्टिवेट जे रिसेप्टर, यानी कि इसको जो भी रिसेप्टर स्टिमुलेट करेगा वो ज़रूर पैथोलॉजिक ही होगा, फिजियोलॉजिक नहीं होगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल देखें कौन कौन करता है, एडिमा, इस जगह में अगर पानी खड़ा हो, ठीक है, निमोनिया, कंजेशन ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, इन चीज़ों की वजह से जे रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। और जब जे रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं ना, तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे देखें क्या पढ़ा, मैं ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स पढ़ा, कुशिंग्स रिफ्लेक्स पढ़ा, जे रिफ्लेक्स पढ़ा। तो हम अब देखते हैं बिजोल्ट जेरिश रिफ्लेक्स क्या है, ये भी ब्रेडिकार्डिया कराता है, ठीक है ना। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि कार्डियो पल्मोनरी बेरोरिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, एट्रियल वॉल में होते हैं, पल्मोनरी वॉल में होते हैं, जिनको हम लो प्रेशर बेरोरिसेप्टर्स कहते हैं ना। तो अब देखें वेंट्रिकल्स में भी ये रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। ये कार्डियो पल्मोनरी रिसेप्टर्स, वन ऑफ द कार्डियो पल्मोनरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स ऑल्सो, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि कार्डियोपल्मोनरी बेरोरिसेप्टर्स आर आल्सो फाउंड इन वेंट्रिकुलर वॉल, ठीक है ना। तो स्पेशली कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में ज़्यादा पाए जाते हैं, उससे कम सेप्टम में पाए जाते हैं, और उससे कम फिर राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे तो जो रिफ्लेक्स जनरेट होगा उसको हम बिजोल्ट जेरिश रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। और स्पेशली अगर कोई आपसे पूछे कि लोकेशन ऑफ बिजोल्ट जेरिश रिफ्लेक्स इज़, तो आपने कहना है स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको इन रिसेप्टर्स का जो एग्जैक्ट लोकेशन कोई पूछे तो आपने कहना है पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल, ठीक है, या फिर पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये रिसेप्टर्स बेसिकली कुछ टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं और कीमो रिसेप्टर टाइप होते हैं, ठीक है। यानी कि मैकेनो रिसेप्टर मतलब ये स्टिमुलेट हो सकते हैं स्ट्रेच से, कीमो रिसेप्टर मतलब ये स्टिमुलेट हो सकते हैं केमिकल एक्सपोजर से,
ठीक है ना। अब स्टिमुलस की बात की जाए तो केमिकल स्टिमुलस इनका शुरू में जो डिस्कवर किया गया था वेराटाडीन नामी एक केमिकल है, इसको इंजेक्ट किया गया कोरोनरी आर्टरी में, तो ये रिस्पांस हुआ था। ठीक है, इसी तरह सीरोटोनिन भी ये रिस्पांस दे सकता है अगर इंजेक्ट करें कोरोनरी आर्टरी में। कैप्सिसिन जो चिली में होता है ना, ये भी ये रिस्पांस दे सकता है अगर कोरोनरी आर्टरी में इंजेक्ट करें। यहाँ पे जो चिली में ये इंजेक्ट करना है कोरोनरी आर्टरी, ये केमिकल खाना नहीं है, खाने से भी हो सकता है कि हार्ट रेट डिक्रीज हो। चिली खाने से कोई ना कोई इस तरह हो सकता है मेरे ख्याल में। ठीक है, लेकिन रिस्पांस देखें, लेकिन बुक में लिखा है कि इसको कैप्सिसिन को हमें कोरोनरी आर्टरी में इंजेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये बिजोल्ड जेरिश रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होगा। ठीक है, अब रिस्पांस क्या है वंस बिजोल्ड जेरिश रिफ्लेक्स इज स्टिमुलेटेड? रिस्पांस क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम होगा, हार्ट रेट कम होगा और वेजोडाइलेशन ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज होगी। इस तीन को ट्रायड ऑफ बिजोल्ड जेरिश रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसके साथ साथ एपनिया और क्या होता है रेस्पायरेट रैपिड शेलो ब्रीथिंग भी होती है। ठीक है, ठीक है ना। तो देखें कि ये जो रिफ्लेक्स है, अब कोई कहेगा कि कौन पागल है जो सेरोटोनिन इन्फ्यूज़ करेगा अपने कोरोनरी आर्टरी में, कौन पागल है जो मिर्चें इन्फ्यूज़ करेगा कि अपने कोरोनरी आर्टरी में। इसकी तो ऐसा नहीं है। इसके देखें इस रिफ्लेक्स के क्लिनिकल वो भी हैं। ठीक है, देखें जैसे ही एमआई पे होता है ना, एमआई के पेशेंट में जब रिपरफ्यूजन होती है ना, रिपरफ्यूजन थेरेपी के दौरान क्या होता है, ये इसमें इस तरह के केमिकल्स, फ्री रेडिकल्स वगैरह के इससे जो केमिकल्स निकलते हैं ना रिपरफ्यूजन इंजरी से, वो क्या करते हैं, वो बेजोल्ड जेरिश रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करते हैं। ऐसा पेशेंट से फिर वही इसके ट्रायड ऑफ बेजोल्ड जेरिश रिफ्लेक्स में जाता है। ठीक है, यानी कि बीपी वेरी लो, सडन हार्ट रेट डाउन, ब्रेडिकार्डिया, और फिर कौन सा तीसरा क्या था, वेजोडाइलेशन, कोरोनरी वेजोडाइलेशन में चला जाता है। ठीक है, इसी तरह कोरोनरी एंजियोग्राफी जब पेशेंट्स की करते हैं ना, उस दौरान भी ऐसे डाइज होते हैं जो इम्प्योर होते हैं। ठीक है ना, अक्सर ऐसे होते हैं, तकरीबन 95% ऑफ द डाइज आर प्योर, लेकिन कुछ तो ठीक है ना, तो ये जो इम्प्योर डाई जब हार्ट में कोरोनरी आर्टरी में जाता है तो ये फिर बेजोल्ड जेरिश रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करता है। पेशेंट फिर वही ट्रायड में चला जाता है, डिक्रीज बीपी, डिक्रीज हार्ट रेट और कोरोनरी वेजोडाइलेशन में चला जाता है। ठीक है ना, तो ये इसीलिए बेजोल्ड जेरिश रिफ्लेक्स को आपने ठीक है ना याद रखना है। ठीक है, अक्सर ये एमआई के बाद रिपरफ्यूजन इंजरी में एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से ये हाल होता है, और कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी में भी बेजोल्ड जेरिश रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से ये हाल होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है हमारा कि अगर हम इन्फ्यूजन ऑफ नॉर्मल सलाइन करें इन एन एनिमल आफ्टर कटिंग बायलेटरल वेगस, दोनों तरफ की वेगस कट करके उसके बाद हम नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूज़ करें तो क्या होगा, कहता है। तो ठीक है, तो इसका ठीक है ना देखते हैं हमारा आंसर क्या है इसमें। ठीक है, तो ये देखें कि हम नॉर्मली हमने देखा कि जैसे ही इन्फ्यूजन ऑफ नॉर्मल सलाइन का क्या मतलब है, इसका मतलब है हार्ट वेनस रिटर्न बढ़ रहा है। ठीक है ना, और जब भी वेनस रिटर्न बढ़ता है तो हमने क्या कहा था कि लो प्रेशर बेरो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स एक्टिव हो जाता है, और फिर थ्रू यहाँ से फिर थ्रू क्रेनियल नर्व नंबर 10 यानी कि वेगस के ज़रिए मेडुला में जाती है सिग्नलिंग, वहाँ से फिर इनहिबिशन होती है पैरासिम्पैथेटिक की, और जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है। ये प्रोसेस था ना। ठीक है, ठीक है, ये देखें, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स क्या करता है, टेकिकार्डिया कराता है ना। ये देखें वेनस रिटर्न बढ़ता है, ठीक है, वेनस रिटर्न बढ़ता है, लो प्रेशर ब्लड रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं थ्रू अनमाइलिनेटेड फाइबर्स ऑफ वेगस, ये सिग्नलिंग आती है, यहाँ पे एफरेंट फाइबर्स आते हैं मेडुला में, ये सेंटर में, और ये मेडुला क्या है, सेंटर फॉर ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स है। यहाँ से फिर सिग्नल्स जाते हैं, वो इनहिबिट करते हैं पैरासिम्पैथेटिक को ऑफ द हार्ट को, और स्टिमुलेट करते हैं सिंपैथेटिक ऑफ द हार्ट को, जिसकी वजह से दोनों की वजह से फिर क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हमने कहा था। लेकिन इस एमसीक्यू में हमने वेगस को काटी हुई है। ठीक है, वेगस हमने ये यहाँ से काटा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आगे सिस्टम नहीं जा रहा, तो फिर हार्ट रेट कैसे बढ़ रहा है इधर। ठीक है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें, यहाँ से हमने वेगस का काटी हुई है, यहाँ से जब हमने वेगस काटी तो फिर यहाँ से आगे प्रोसेस नहीं चल रहा है, तो हार्ट के रेट कैसे देखें, स्टिल हमारा आंसर है इंक्रीज इन हार्ट रेट। तो ये हार्ट रेट किस तरह बढ़ रहा है,
याद रखें, जब भी हम क्या करते हैं, वेनस रिटर्न बढ़ाते हैं ना, तो वेनस रिटर्न का एक डायरेक्ट इफेक्ट होता है कहाँ पे, स्ट्रेच इफेक्ट होता है। वेनस रिटर्न कॉजेज स्ट्रेच ऑन एसए नोड, ठीक है। एसए नोड पे जब एसए नोड को स्ट्रेच करता है ना, तो ठीक है ना। अब ऐसे नोट कहाँ होता है, क्रिस्टल टर्मिनलिस ऑफ ऐसे राइट एट्रियम ना, राइट एट्रियम में ये होता है। तो ये जब स्ट्रेच हो जाती है ना, इंक्रीज वेनस रिटर्न की वजह से स्ट्रेच होता है। देखें ये पाथवे तो बिल्कुल ब्लॉक है, इसकी थ्रू हार्ट रेट का इंक्रीज होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने वेगस काटी हुई है इस केस में, एनिमल में, ठीक है। वेनस रिटर्न बढ़ जाता है तो स्ट्रेच होने से नोड होता है, ये भी होता है। और जब ऐसे नोड का स्ट्रेच होता है तो आयन चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाती है। इसीलिए हमारा आंसर इधर भी हार्ट रेट इंक्रीज ही है। हाल आप इससे कंफ्यूज नहीं होना कि वेगस काटी है तो हार्ट रेट कैसे इंक्रीज होगा। तो वेगस काटने के बाद भी हार्ट रेट इंक्रीज करने का ये तरीका है, ये देखें, इंक्रीज वेनस रिटर्न, स्ट्रेच ऑन एस नोट, आयन चैनल की एक्टिवेशन, और फिर हार्ट रेट इंक्रीज होता है। तो ठीक है ना। अब हमारा कंक्लूजन क्या हुआ, जब भी वेनस रिटर्न बढ़ता है तो दो चीज़ें होती हैं, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है, थ्रू ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स हार्ट रेट बढ़ता है। ये होता है 16% फ्रॉम द बेजल, ठीक है, 16% रेज होता है ये, ठीक है। अगर दूसरा ऑप्शन क्या है कि वेनस रिटर्न इंक्रीज होता है, तो ऐसे नोडल पाथवे के थ्रू, यानी कि ऐसे नोड स्ट्रेच हो जाता है, ऐसे नोड स्ट्रेच हो जाता है, आयन चैनल्स ओपन होते हैं, हार्ट रेट बढ़ता है, और ये होता है सिर्फ 15%, ठीक है ना। थोड़ा बहुत रेज होता है ये, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है कंक्लूजन है वेनस रिटर्न के थ्रू, ठीक है। वेनस रिटर्न कब बढ़ेगा, जब हम नॉर्मल सलाइन वगैरह इन्फ्यूज़ करेंगे, ये भी याद रखना, ठीक है। यार ये सिर्फ ओनली रीज़न नहीं है, बहरहाल इस एमसीक्यू में ये रीज़न था, ठीक है। ठीक है ना। इसी तरह एक और एमसीक्यू है, ऑल कॉजेज साइनस एरिथमिया एक्सेप्ट, ठीक है ना। तो उसमें डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर ऑन कार्डियक सेंटर, ये भी सही है। कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेशन, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स एक्टिवेशन, ये भी सही है। स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ द लंग, ये भी सही है। तो एक्सेप्ट कीमो रिसेप्टर्स, बाकी सारे साइनस एरिथमिया कराते हैं, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि बेजोल जेरिश रिफ्लेक्स इज ड्यू टू, ये हमारा हमने पढ़ा था सीरोटोनिन और कैप्सिकम का जो कंपोनेंट है वो, और एक और था, ठीक है। ठीक है ना। ये देखें, सीरोटोनिन था, कैप्साइसिन था और विराटाडीन था, ये तीनों के तीनों बेजोल जेरिश रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। ठीक है ना। अब इसको पूरे टॉपिक को एक कंक्लूजन के साथ हम फिनिश करते हैं। देखें, ये है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट का ईसीएफ वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। क्या हुआ, कैसे बढ़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल समझो कि हमने उसको नॉर्मल सलाइन दिया हुआ है, ठीक है ना। नॉर्मल सलाइन दिया और ईसीएफ उसका बढ़ गया, ठीक है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये निमोनिक याद है, सलीन हम सही नॉर्मल सलाइन इंक्रीजेस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, वही निमोनिक है, ठीक है। तो होता क्या है कि एक तरफ तो डेफिनेटली उसका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा, और दूसरी तरफ उसका वेनस रिटर्न भी तो हाई हो जाएगा ना, ठीक है। तो ठीक है ना। सिर्फ आपने वेनस रिटर्न और ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स का नहीं सोचना, जब भी हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ता है तो ये हमारा ब्लड प्रेशर भी तो बढ़ाता है, ठीक है ना, क्यों नहीं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है, सही है, ठीक है ना। अब जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये क्या करता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो ये एक्टिवेट करता है किसको, हाई प्रेशर बेरोरिसेप्टर्स को, कैरोटिड और एओर्टिक साइनस पे जो होते हैं, ठीक है ना। जबकि वेनस रिटर्न बढ़ता है पेशेंट को तो ये क्या करता है, थ्रू लो प्रेशर बेरोरिसेप्टर ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स को ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना, सही है, ठीक है ना। देखें, बोथ रिफ्लेक्सेस आर पैरेलली एक्टिंग, एक वक्त में ही ये एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब अगर इन दोनों का हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट होता है, देखिए कि अगर ये बेरोरिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड ना, इफ़ बेरोरिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड इट इनहिबिट्स डिक्रीजेस हार्ट रेट, ठीक है ना, इट इनहिबिट्स वेजोमोटर सेंटर और स्टिमुलेट्स कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर, जिसकी वजह से हार्ट रेट कम होती है। अगर ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स स्टिमुलेटेड हो तो ये हमने पहले भी पढ़ा कि इससे हार्ट रेट टेकिकार्डिया हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि दोनों के दोनों सिस्टम्स एक वक्त में ही हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है ना। एक कोशिश करता है कि हार्ट रेट को कम किया जाए, दूसरा कोशिश करता है कि हार्ट रेट को इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब इसका ऑपोजिट सिनेरियो करते हैं, डिक्रीज ईसीएफ, ठीक है ना। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कम हो रहा हो किसी भी ऐसे पेशेंट का, तो क्या होगा, ऑपोजिट होंगी हर चीज़, ठीक है। डिक्रीज होगा ब्लड प्रेशर और डिक्रीज होगा वेनस रिटर्न, ठीक है। जब वेनस रिटर्न कम होगा तो ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स एक्टिवेटेड नहीं होगा, ठीक है। जब ये एक्टिवेट नहीं होगा या इनहिबिट होगा तो ये हार्ट रेट को भी
टेकिकार्डिया नहीं करा पाएगा, ये भी हार्ट रेट को कम करेगा, ठीक है। अच्छा, और ऑन द अदर हैंड अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो जो हाई बेरोरिसेप्टर्स भी इनहिबिट होंगे, और जब बेरोरिसेप्टर्स इनहिबिट होंगे तो ये जो इनका जो कार्डियक इनहिबिटरी जो वो है यहाँ पे जो हमने बताया था कि ये इन्हें स्टिमुलेट करते हैं कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर को तो ये कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर को स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे एक बात याद रखें, जब वेनस रिटर्न कम हो रहा है और ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स इनहिबिट हो रहा है तो इस फिनोमिना को अक्सर एक और नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं रिवर्स ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है ना इसको, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया कराता है, याद रखना, एमसीक्यूज में आता है, जबकि रिवर्स ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया कराता है, ठीक है ना, सही है, ठीक है ना। तो देखिए बॉटम लाइन क्या है, बॉटम लाइन ये है कि इन केस ऑफ हाइपर वॉल्यूमिक कंडीशन, ठीक है, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स इज मोर डोमिनेंट देन बेरोरिसेप्टर, ठीक है ना, जिसकी वजह से टेकिकार्डिया हो जाता है। जबकि इन केस ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक स्टेट्स, यानी कि हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशंस, बेरोरिसेप्टर जो फिनोमेना है दैट इज़ मोर डोमिनेंट देन ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स, जिसकी वजह से ठीक है ना, जो भी हो, ठीक है ना, सही है, ठीक है ना, डेफिनेटली यहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज़ करेगा, ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि अगर इस स्टेट में, अगर जो हाइपर वॉल्यूमिक स्टेट में अगर जो डोमिनेंट ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स है ना, तो ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स अगर डोमिनेंट हो तो ये देखें इसमें भी हाइपर वॉल्यूमिक स्टेट में भी आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ होगी बिकॉज ऑफ ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। हाइपोवॉल्यूमिक स्टेट में आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ होगी, ये देखें हार्ट रेट इंक्रीज़ होगी बिकॉज ऑफ बेरोरिसेप्टर मैकेनिज़्म, ठीक है, ठीक है ना। तो बहुत कंडीशंस में आप देखें टेकिकार्डिया हो रहा है, फॉर एग्जांपल अब देखें हिमरेज हो रही है, सीवियर हिमरेज हो रही है, पेशेंट के ब्लड से खून निकल रहा है, तो देखें वहाँ पे टेकिकार्डिया होगा, आप देखेंगे पेशेंट में टेकिकार्डिया होगा, और वो टेकिकार्डिया किसकी वजह से, बेरोरिसेप्टर स्टिमुलेशन की वजह से, ठीक है, ये देखें। इसी तरह आप नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूज़ करेंगे तो भी टेकिकार्डिया होगा, और वो कैसे होगा, बिकॉज ऑफ ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स की वजह से, ठीक है ना, ठीक है ना। तो दोनों केसेस में टेकिकार्डिया है, लेकिन दोनों केसेस में हाइपो हो, देखो हाइपो हो वॉल्यूमिक स्टेट हो या हाइपर वॉल्यूमिक स्टेट हो, दोनों केसेस में टेकिकार्डिया है, लेकिन हाइपो में ये बेरोरिसेप्टर के थ्रू टेकिकार्डिया होता है, हाइपर में ये हाइपर है, ये इसको हाइपर कर दें, इसको हाइपो कर दें। हाइपो में बेरोरिसेप्टर के थ्रू, ये देखें बेरोरिसेप्टर के थ्रू टेकिकार्डिया होता है, और हाइपर में ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स की वजह से टेकिकार्डिया होता है, याद रखें, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन था, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत पॉइंट्स आते हैं स्पेशली इस पेज से, तो आपने सही तरीके से देख लेना है, ठीक है ना। ये देखिए।